नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। और आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पोषक पदार्थ और वर्गीकरण पर चर्चा करेंगे। पोषक तत्व हमारे शरीर के विकास, ऊर्जा और स्वास्थ्य के लिए बेहद ही जरूरी हैं। यह टॉपिक प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ साथ आपके दैनिक जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो इसीलिए पूरा वीडियो ध्यान से देखें और अपने नोट्स भी तैयार कर लें। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। ठीक है, सबसे शुरुआत में हम देखेंगे कि पोषक पदार्थ क्या होते हैं। पोषक पदार्थ, ठीक, पोषक पदार्थ होते हैं वे पदार्थ जो जीवन के विभिन्न प्रकार के जैविक क्रियाओं के संचालन एवं संपादन के लिए आवश्यक होते हैं, पोषक पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, पोषक पदार्थ आपके हैं वो चार प्रकार के होते हैं। नंबर एक, ऊर्जा उत्पादक पदार्थ। नंबर दो, उपापचय नियंत्रक। नंबर तीन, वृद्धि निर्माण तथा पदार्थ। नंबर चार आपके होते हैं अनुवांशिक पदार्थ। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं नंबर एक को, क्या है। नंबर एक, ऊर्जा उत्पादक पदार्थ। क्या होते हैं ऊर्जा उत्पादक पदार्थ? देखिए, वे पोषक पदार्थ जो ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, जैसे कि आपके वसा हो गए और कार्बोहाइड्रेट। वसा और कार्बोहाइड्रेट आपके होते हैं, ये ऊर्जा उत्पादक पदार्थ कहलाते हैं। दूसरे नंबर पे आपके हैं उपापचय नियंत्रक। देखिए, उपापचय नियंत्रक वे पोषक पदार्थ जो शरीर की विभिन्न उपापचय क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं। ठीक है, यानी कि जैसा शब्द है वैसी परिभाषा। जैसे कि आपके विटामिन हो गए, लवण तथा जल, ये क्या के हैं, उपापचय नियंत्रक पदार्थ। ठीक है, उसके बाद में आपका आता है नंबर तीन पे। नंबर तीन पे आपका है वृद्धि तथा निर्माण पदार्थ। देखिए, वृद्धि तथा निर्माण पदार्थ क्या होते हैं। वे पोषक पदार्थ जो शरीर की वृद्धि एवं शरीर की टूट फूट की मरम्मत का कार्य करते हैं, जैसे कि आपका प्रोटीन हो गया। ठीक है, तो ये क्या है, आपका प्रोटीन एक प्रकार का वृद्धि तथा निर्माण पदार्थ है। नंबर चार पे आपके आते हैं अनुवांशिक पदार्थ। ठीक है, क्या होते हैं अनुवांशिक पदार्थ। वे पोषक पदार्थ जो अनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं, वो आपके क्या कहलाते हैं, अनुवांशिक पदार्थ कहलाते हैं। जैसे आपके न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल क्या है, एक प्रकार का आपका अनुवांशिक पदार्थ है। न्यूक्लिक अम्ल के अंतर्गत क्या आते हैं, आपके डीएनए होते हैं और आरएनए होते हैं। ठीक है, आरएनए और डीएनए आपके क्या हैं, न्यूक्लिक अम्ल के उदाहरण हैं। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे जो आपके पोषक पदार्थ होते हैं मनुष्य के शरीर में, यानी कि हमारे शरीर में 7 पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है। कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, जल, न्यूक्लिक अम्ल एवं खनिज लवण। ठीक है, तो इनको हम बारी बारी से डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक, सबसे पहले आपका आता है कार्बोहाइड्रेट। ठीक, कार्बोहाइड्रेट के बारे में देख लेते हैं ध्यानपूर्वक। ये कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, इसमें देखिए आपका जो कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन का 1:2 अनुपात और 1 अनुपात में होना आवश्यक होता है। ठीक है, यानी कि इनका जो अनुपात होता है वो 1:2:1 के अनुपात से मिलकर बने जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं वो आपके कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। ठीक है, और शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता 50 से लेकर 75% की मात्रा जो होती है शरीर में ऊर्जा की, वो इन्हीं के द्वारा पूरी होती है। ठीक है, और 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से लगभग 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। और यदि इनके प्रकारों के बारे में बात करें तो आपको जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से आपके? नंबर एक, मोनोसैकेराइड। नंबर दो पे आपका आता है डाइसैकेराइड। नंबर तीन पे आपका आता है पॉलीसैकेराइड। ठीक है, अब हम देखते हैं मोनोसैकेराइड के बारे में विस्तार से। देखिए, मोनोसैकेराइड क्या होते हैं। मोनोसैकेराइड होते हैं, यह कार्बोहाइड्रेट की सबसे सरल अवस्था होती है। जैसे कि आपके ग्लूकोज हो गया और ग्लैक्टोज हो गया और मैनोज हो गया और ट्रायोज हो गया। और आपके जो मोनोसैकेराइड है वो एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बनते हैं। दूसरे नंबर पे आपके आते हैं डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड क्या होते हैं, मोनोसैकेराइड के 2 अणुओं के संयोग से एक डाइसैकेराइड का अणु बनता है। जैसे कि आपके इसके उदाहरण को हम रूप में देखते हैं, माल्टोज हो गया, सुक्रोज हो गया, ग्लैक्टोज हो गया। ठीक है, ये बहुत ही क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुके हैं। मतलब माल्टोज पूछ लेते हैं, डाइसैकेराइड है, मोनोसैकेराइड क्या है, सुक्रोज, लैक्टोज। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। अब इसको हम देखते हैं, जब ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलाते हैं तो आपका सुक्रोज बनता है, और ग्लूकोज मिलता है तो आपका बनता है माल्टोज। ग्लूकोज और ग्लैक्टोज मिलते हैं तो आपके बनते हैं लैक्टोज। ठीक है, देखिए आपके ग्लूकोज और फ्रक्टोज ये आपके हैं मोनोसैकेराइड है। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखेंगे पॉलीसैकेराइड के बारे में। अब देखिए पॉलीसैकेराइड क्या है। पॉलीसैकेराइड मतलब होता है बहुत से, यानी कि पॉलीसैकेराइड मोनोसैकेराइड के कई अणुओं के मिलने से एक लंबी श्रृंखला बनती है। ठीक है, और इस लंबी श्रृंखला का जो निर्माण होता है उसी को हम क्या कहते हैं, पॉलीसैकेराइड। और यह आर्थ्रोपोडा के बाह्य कंकाल व सेलुलोज में पाया जाता है। इसके उदाहरण के बारे में देखते हैं तो इसके उदाहरण है आपके स्टार्च, ग्लाइकोजन और काइटिन। ये क्या है, आपके पॉलीसैकेराइड के उदाहरण है। ठीक है, अब देखिए हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख कार्य के बारे में। क्या क्या कार्बोहाइड्रेट के कार्य होते हैं, क्या इसकी महत्वपूर्ण है, क्यों महत्वपूर्ण है। देखिए, जो आपका कार्बोहाइड्रेट है वो ऑक्सीकरण द्वारा शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करता है। इसका सबसे पहला कार्य ये देखो। दूसरा एक कार्य है शरीर में भोजन संचय की तरह कार्य करना।
नंबर 3 यह जो है कार्बोहाइड्रेट विटामिन सी का भी निर्माण करते हैं, ठीक है। विटामिन सी का भी निर्माण करना इसका कार्य है और न्यूक्लिक अम्लों का भी निर्माण करना इनका कार्य है। उसके बाद में जंतु के बाह्य कंकाल का निर्माण करना भी कार्बोहाइड्रेट का ही प्रमुख कार्य है। ओके, ठीक है। इसके स्रोतों के बारे में देख लेते हैं। इसके इसके स्रोत आपके हैं कार्बोहाइड्रेट के, आपको गेहूँ हो गया, चावल हो गया, मक्का हो गया, बाजरा हो गया, आलू हो गया, शकरकंद हो गया और शलजम है। ये आपके क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब देखेंगे प्रोटीन के बारे में। देखिए प्रोटीन के बारे में विस्तार से देख लेते हैं। देखिए प्रोटीन क्या होता है, यह एक जटिल कार्बनिक यौगिक है जो 20 अमीनो अम्लों से मिलकर बने होते हैं और ये मानव शरीर में लगभग 15% भाग प्रोटीन से ही निर्मित होता है। सभी प्रोटीनों में नाइट्रोजन पाया जाता है, ठीक है। और हमारा जो शरीर होता है उसमें 20 प्रकार की प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जिसमें से 10 का संश्लेषण शरीर स्वयं कर लेता है, ठीक है। और जो बाकी शेष तो 10 होते हैं बचते हैं, उनको हम भोजन के द्वारा ग्रहण करते हैं, ठीक है। उसके बाद में इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग है वो जे वर्जिलियस ने किया था। इनका पूरा नाम है जॉन्स जैकोब वर्जिलियस, ठीक है। इनका आप फोटो देख सकते हैं, ये वाला है, ठीक है, जे वर्जिलियस। नेक्स्ट कुछ प्रोटीन के आपके प्रकार देखते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे प्रोटीन के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं प्रोटीन। देखिए एक सरल प्रोटीन, संयुग्मित प्रोटीन और व्युत्क्रमित प्रोटीन। सरल प्रोटीन कौन कौन से हैं, देखिए बे प्रोटीन जो केवल अमीनो अम्लों से बने होते हैं वो सरल प्रोटीन कहलाते हैं, जैसे कि आपकी एल्ब्यूमिन हो गया, ग्लोब्यूमिन हो गया, हिस्टोन हो गया, आपके क्या है सरल प्रकार के प्रोटीन है। संयुग्मित प्रोटीन क्या होते हैं, देखिए वो प्रोटीन जिनके अणुओं के साथ समूह भी जुड़े रहते हैं उन्हें हम संयुग्मित प्रोटीन कहते हैं। जैसे इसके उदाहरण है क्रोमैटिन प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। अब हम देखते हैं व्युत्पन्न प्रोटीन। व्युत्पन्न प्रोटीन वे प्रोटीन जो प्राकृतिक प्रोटीन के जलीय अपघटन से बनते हैं, जो जलीय अपघटन से बनते हैं उन्हें हम व्युत्पन्न प्रोटीन कहलाते हैं, ठीक है। जैसे कि आपके हो गए इसमें प्रोटीन्स हो गए, पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स, ये आपके क्या है व्युत्पन्न प्रोटीन के उदाहरण हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे प्रोटीन की कार्य क्या है, ठीक है। प्रोटीन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके क्या क्या कार्य हैं ये भी आपको याद होने चाहिए अच्छी तरह से, ठीक है। अब देखिए क्या होते हैं प्रोटीन कार्य। ये कोशिकाओं, जीव द्रव्यों और ऊतकों के निर्माण में भाग लेते हैं। नंबर 2, ये शारीरिक वृद्धि के लिए आवश्यक है और इनकी कमी से शरीर का विकास रुक जाता है। बच्चों में प्रोटीन की कमी में कोरियोस्कर एवं मॉर्समस नामक रोग हो जाते हैं और आवश्यकता पड़ने पर ये प्रोटीन जो है हमारे शरीर को ऊर्जा भी देते हैं। ये जैव उत्प्रेरक, जैविक नियंत्रक के रूप में भी कार्य करते हैं और मानसिक लक्षणों के विकास का भी ये नियंत्रण करते हैं और इस संवहन में भी सहायक होते हैं, ओके, ठीक है। अब हम देखें प्रोटीन के स्रोतों के बारे में। क्या क्या स्रोत होते हैं प्रोटीन के स्रोतों, कहाँ कहाँ से हम इनको प्राप्त करते हैं। देखिए प्रोटीन आपको सर्वाधिक मात्रा में जो होता है वो सोयाबीन और मूंगफली इन दोनों में पाया जाता है और उसके साथ साथ दालों में भी प्रचुर मात्रा में प्रोटीन मिलता है। इन तीनों में जो सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। उसके बाद में हम देख लेते हैं, देखिए दूध में भी प्रोटीन की मात्रा होती है, अंडे में भी होती है, मछली में भी होती है, मीट में भी होती है, सोया में भी होती है, राइस में भी होती है, ठीक है। जितने भी आपके जो यहाँ पर दिख रहे हैं इस चित्र में, ठीक है, ये सारे क्या है प्रोटीन के सोर्स हैं। अब हम देखेंगे वसा क्या होती है। वसा के बारे में ध्यानपूर्वक देखते हैं। ये फैट यानी कि जिसको हम इंग्लिश में फैट कहते हैं, ये इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की विभिन्न मात्रा में उपस्थित रहते हैं। तो इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो विभिन्न मात्रा में उपस्थित रहती है और ये फैट होती है। फैट देखिए जो हम शुरुआत में कहा था कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट में जो होती है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा बिल्कुल ये को है 1:2:1 के अनुपात में रहती है, मात्रा उसकी निश्चित होती है। लेकिन ये क्या है फैट, इसमें उनकी मात्रा कोई भी निश्चित नहीं होती है, ठीक है। इतना आपको अंतर ध्यान रखना है। अब देखिए यह जो होता है आपका वसा ग्लिसरॉल और बछी अम्ल का एक प्रकार का एस्टर होता है और ये सामान्यतः 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर ठोस अवस्था में होते हैं। परंतु यदि यदि यह जो 20 डिग्री ताप पर यदि ठोस अवस्था में नहीं है तो इन्हें हम तेल कहते हैं, ठीक है। यानी कि जो 20 डिग्री पर होते हैं उनको ठोस अवस्था में होते हैं उनको हम घी, और जो द्रव अवस्था में होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं तेल, ठीक है। अब आपके हम इनके प्रकारों के बारे में देखते हैं कि वसा के प्रकारों के बारे में यदि हम बात करें तो वसा आपके हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 संतृप्त और नंबर 2 असंतृप्त। अब हम देखेंगे संतृप्त क्या होते हैं। देखिए संतृप्त को समझने के लिए देखते हैं, जो आपके असंतृप्त वसा होते हैं वो मछली के तेल या वनस्पति तेल में मिलते हैं। केवल नारियल का तेल और ताड़ का तेल संतृप्त तेल के ही उदाहरण हैं और शरीर में आपके 20 से लेकर 30% की जो ऊर्जा है वो वसा से ही प्राप्त होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि इतनी मात्रा में आपको वसा लेना चाहिए कि जिससे कि आपके वसा से 20 से आपके शरीर को 20 से लेकर 30% की जो ऊर्जा है वो आपको वसा से ही मिले। इतनी तो मात्रा आपको वसा की लेनी चाहिए। उसके बाद में
इंपॉर्टेंट पॉइंटों को यह भी ध्यान रखना है कि 1 ग्राम स्तर के क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं, तो 1 ग्राम वसा में 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। यानी इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि 1 ग्राम में कितने कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, तो 1 ग्राम में आपकी कितनी कैलोरी 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। और आपके शरीर में वसा का संश्लेषण है वो कहाँ से होता है, तो वो आपका होता है माइटोकॉन्ड्रिया से। ठीक है, शरीर में वसा का संश्लेषण आपका माइटोकॉन्ड्रिया से होता है। आगे बढ़ते हैं। और शरीर का जो मुख्य कार्य, वसा का जो मुख्य कार्य है वो आपका है, यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है और यह त्वचा के नीचे जमा होकर शरीर के ताप को बाहर नहीं निकलने देती। नंबर 3 आपका यह खाद्य पदार्थों के स्वादन उत्पादन करती है और आहार को रुचिकर बनाती है। नेक्स्ट, यह शरीर के विभिन्न अंगों को चोट से बचाती भी है। ठीक है, और उसके बाद में हम इसके स्रोतों के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए इसके स्रोत कौन कौन से होते हैं। घी, तेल, पनीर, मछली, दूध। और अगर देखने मीट हो गया और मछली होगी, ये आपके क्या, और चॉकलेट, ये आपके क्या हैं, वसा के महत्वपूर्ण उदाहरण। इनको आपको याद रखना होगा। ठीक है, अच्छी तरह से हम देख लेते हैं वसा के इंपॉर्टेंट पॉइंटों के बारे में। ये भी आपको याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, कम से कम नॉलेज में रखनी चाहिए। यदि वसा की कमी होती है तो हमारी जो त्वचा होती है वो रूखी हो जाती है और वजन में भी कमी आती है तथा शरीर का विकास रुक जाता है। उसके साथ साथ आपको ये ध्यान रखना है कि वसा की यदि अधिकता हो जाती है तो हमारा जो शरीर है वो स्थूल पड़ जाता है और हृदय की बीमारी भी होती है एवं रक्तचाप जो होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, वसा की अधिकता से, वसा की कमी से भी बीमारी हो जाती है और वसा की अधिकता से भी नुकसान है। यानी कि इसका जो है संतुलन हमारे शरीर में बना रहना चाहिए। अब हम देखते हैं विटामिन क्या इंपॉर्टेंस है हमारे विटामिन की हमारे शरीर में। ये विटामिन क्या होते हैं, सबसे पहले हम जानेंगे। विटामिन एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है और इसमें कोई भी कैलोरी नहीं होती है, परंतु ये शरीर की उपापचय मेटाबॉलिज्म में रासायनिक क्रियाओं के नियमन के लिए अत्यंत ही आवश्यक है। इसे रक्षात्मक पदार्थ भी कहा जाता है। और विटामिन का जो आविष्कार है फंक नामक वैज्ञानिक ने 1911 ईस्वी में ही कर दिया था। ओके, और जो आप चित्र में देखते हैं ये फंक, इनका ही फोटो यहाँ पे लगाया है हमने। ठीक है, और आपके जो विटामिन है, यदि हम घुलनशीलता के आधार पर देखें तो विटामिन घुलनशीलता के आधार पर सिर्फ 2 ही प्रकार के होते हैं। एक तो जल में घुलनशील विटामिन और दूसरे आपके होते हैं वसा में घुलनशील विटामिन। आपके जल में घुलनशील विटामिन है वो आपको विटामिन बी और सी होते हैं। ये आपके यहाँ जल में घुल जाते हैं बहुत ही आसानी से। आपके जो वसा में घुलनशील विटामिन है वो आपके विटामिन डी हो गया, ई हो गया और के हो गया और ए, ये आपके क्या हैं, वसा में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, अब हम देखते हैं विटामिन के सोर्स ऑफ विटामिन। देखिए विटामिन के आपके सोर्स हैं, कई प्रकार के विटामिन होते हैं, ए बी सी डी और A1 B1 करके। ठीक है, B1 B2 और B6 B12 इस तरह के। तो इन सभी विटामिन के हम स्रोत के बारे में देख रहे हैं कि गाजर हो गया, पपीता हो गया, आम हो गया, केला हो गया, ठीक है, टमाटर हो गया, इन सभी में क्या है, कोई ना कोई विटामिन पाया जाता है। और ये हम अगली क्लास आपके लिए लेके आएंगे, वो हम विटामिन के लिए इसी पर लेके आएंगे, विस्तार से विटामिन के ऊपर होगी, जिसमें हम एक एक विटामिन को बहुत ही डिटेल में देखेंगे, किस विटामिन से क्या कमी होती है, क्या रोग होता है और क्यों जरूरी है हमारे लिए। ठीक है, यदि क्लास आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को जरूर लाइक कर लें। आगे बढ़ते हैं, हम देखेंगे जल के बारे में। जल के बारे में पढ़ते हैं, कहाँ से जल क्यों हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। देखिए शरीर का जो जल है वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही अधिक आवश्यक है और जल हमारे शरीर का प्रमुख अवयव है। जल के भार का 65 से लेकर 75% भाग में जल है। हमारे शरीर का जो है लगभग 65 से लेकर 75% भाग जल है। और जल के स्रोतों के बारे में देखते हैं, जल हमें कहाँ से प्राप्त होता है भाई, कुओं से प्राप्त होता है, बारिश से प्राप्त होता है, नहरों से प्राप्त होता है, झीलों से प्राप्त होता है। ठीक है, और क्या हो गया, अमर समुद्र से। इस तरह जगह से आपके जल के स्रोत होंगे। और जल के चक्र में वाटर साइकिल के बारे में देखते हैं। देखिए यानी कि यहाँ से पानी जो होता है समुद्र का सूखता है, बादल बन जाता है, बादल से फिर बारिश होती है, फिर नीचे आ जाता है। इस तरह से यानी कि ये चक्र हमेशा चलता रहता है बारिश का। ठीक, अब देखिए जल के प्रमुख कार्य के बारे में। जल के क्या कार्य है हमारे शरीर में। देखो जल हमारे शरीर के ताप को स्वेदन, पसीना या बाष्पन द्वारा नियंत्रित करता है। हमारे ताप को, शरीर जो है ताप के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और शरीर में अपशिष्ट पदार्थ के उत्सर्जन का महत्वपूर्ण जो माध्यम है वो जल ही है। और शरीर में जो होने वाली अधिकतर जैविक रासायनिक क्रिया हैं वो जल के माध्यम से ही संपन्न होती हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, हम देखें न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल की इंपॉर्टेंस के बारे में देखेंगे। न्यूक्लिक अम्ल क्या, क्यों आवश्यक है हमारे शरीर के लिए। देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है। कि ये कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन और फास्फोरस से बने न्यूक्लियोटाइड्स के बहुलक होते हैं जो अल्प मात्रा में हमारी कोशिकाओं के डीएनए और आरएनए में पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि इसको और इसके जो कार्य होते हैं उनके कार्य के बारे में देखते हैं। आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाना। नंबर 2 है एंजाइम के निर्माण एवं प्रोटीन संश्लेषण का
नियंत्रण करना। नंबर 3 आपका ये क्रोमैटिन नाम का जाल बनाते का निर्माण करते हैं, ठीक है? ये आपके 3 कार्य हैं इसके क्या आनुवंशिकों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुँचाना, दूसरा एंजाइम के निर्माण में प्रोटीन सिंथेसिस का नियंत्रण करना और दूसरा है क्रोमैटिन नामक जाल का निर्माण करना, ये इनके कार्य हैं। इसके न्यूक्लिक अम्ल के। अगला आपका आता है मिनरल्स, क्या होते हैं मिनरल्स देखिए, मिनरल्स हमारे शरीर के लगभग 15 से अधिक खनिज लवणों की आवश्यकता होती है, अलग-अलग रूपों में पाए जाते हैं और जिनमें से हमारे सभी को हमारे शरीर की आवश्यकता होती है और ये शरीर की कुल वजन का 4 से लेके 5% होते हैं। जैसे कौन-कौन से आपके दो कैल्शियम हो गया, क्लोरीन हो गए और कॉपर हो गया, आयरन हो गया, आयोडीन हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, मैंगनीज हो गया, सोडियम हो गया और फास्फोरस हो गया, ये क्या है? इस सभी और जिंक हो गया, इन सभी को क्या है हमारे शरीर की आवश्यकता होती है। और मनुष्य जो है खनिज भूमि से प्राप्त ना करके भोजन के रूप में ग्रहण करता है और इस शरीर की उपापचय क्रिया को नियंत्रित करते हैं। अधिकतर गर्भवती महिलाओं में कैल्शियम तथा आयरन की कमी हो जाती है, ठीक है? गर्भवती महिला में अधिकतर कैल्शियम और आयरन की कमी हो जाती है। तो इसीलिए जो होती हैं जो अस्पतालों में गर्भवती महिलाओं को आयरन और कैल्शियम की गोलियाँ जो है फ्री में दी जाती हैं। इसी के साथ हम क्लास को समाप्त करते हैं और अगली क्लास हमारी जो है विटामिन की आने वाली है, ठीक है? यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें आपका जो भी क्वेश्चन हो और चैनल को कर लें सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।